Audio Jungle. Audio Jungle. नरवाना के मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आज यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हैं दरवेश पुनिया जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता कहेंगे, नेता कहेंगे कांग्रेस पार्टी के, इशाक भट्टी जी जो युवा टीम में है स्टेट की, डॉक्टर सुलेख मानव जी और नंबरदार जी और तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इन सबका स्वागत करती हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद ये है क्योंकि नरवाना की बेटी हूँ मैं और आज तक मैंने भाजपा में काम किया, 10 साल मैंने भाजपा को दिए और अब कई कारणों के कारण मैंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। हम विस्तार से बात करना चाहते हैं क्योंकि मुद्दे जो हैं वो जनता तक जाने ज़रूरी हैं। हम आपस में बात कर लेते हैं, वहाँ तक काफ़ी नहीं रहते और मीडिया का विपक्ष का काम एक जैसा होता है। सत्ता पक्ष की नीतियाँ वो जन कल्याणकारी हैं, जन विनाशकारी हैं, उनको जनता तक पहुँचाना और जनता के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, उनको सरकार तक पहुँचाना। तो आपका और हमारा काम एक जैसा है। भाजपा मैंने जब ज्वाइन की, मैं एक अध्यापिका थी सरकारी स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में मैं अध्यापन का कार्य करती थी। उस समय भारत माता की जय सुनकर और वंदे मातरम जैसे नारों से भावात्मक तौर पे जुड़कर मैं ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश के बहुत सारे लाखों करोड़ों युवा भाजपा से जुड़े इस उम्मीद में कि समझबाज जो दिखा रहे हैं, ये जिस तरह के सपने दिखा रहे हैं, शायद भारत के लिए सच हो जाए। इससे भी अच्छा भारत जो हम चाह रहे हैं, हर भारतीय नागरिक चाहता है, वैसे भारत का सपना साकार हो सकेगा। भाजपा में आए 2014 में टिकट के लिए मैं प्रयास कर रही थी कि नरवाना की सेवा करने का मुझे मौका मिले। एक अध्यापिका की सीमाएं होती हैं, वो बहुत कुछ नहीं कर सकती इतने लोगों के लिए, विधानसभा के लिए, लेकिन एक नेता काफ़ी कुछ बदलाव और विकास कार्य करता है। तो उस सोच के साथ मैंने भाजपा के साथ राजनीति शुरू की, लेकिन कुछ समय ऐसा रहा कि उस दौर में टिकट से मैं दूर रही। 19 में भी बहुत प्रबल दावेदार थी। नरवाना हल्के के लोगों का अपार प्यार स्नेह मुझे मिला, लेकिन वहाँ भी टिकट नहीं मिल पाई। और धीरे धीरे केवल टिकट ना मिलना ही नहीं, मैं तब भी लोगों के बीच में थी, लोगों का प्यार आशीर्वाद आज तक भी बरकरार है। लेकिन 5-6 साल तक तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं भी यही मानती रही कि भाजपा जो नीतियां लेके आ रही है, जो योजनाएं लेके आ रही है, कहीं ना कहीं जनता के हित में होंगी। जब लोग बात करते कि ये बढ़िया नहीं है, तो मैं भी उनको दिलासा देती थी कि नहीं, जब रिजल्ट आएगा आप तब देखिएगा, तब बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, तब आप लोगों को भी महसूस होगा कि ये पार्टी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, किसान आंदोलन के दौरान भी मैंने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, नहीं कुछ अच्छा तो बढ़िया है कि मंडी से सरकारी मंडी से आपको बाहर रेट अच्छा मिलेगा। तो मुझे किसी सज्जन ने समझाया कि ये सरकारी मंडी खत्म करके कुछ टाइम प्राइवेट मंडियों से आपको मुनाफा देंगे, लेकिन जब सरकारी खरीद बंद हो जाएगी तो ये जो प्राइवेट खरीदार आएंगे वो मनमाने दाम पे खरीदेंगे और किसान की मजबूरी ये होगी कि उसको औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। जब कोई विकल्प नहीं रहेगा तो वो अपनी फसल सड़ाएगा नहीं। तो तब से शुरू हुई ये चीज़ें, बारीकियां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि स्कूलों में जो गरीब का बच्चा है, ग्रामीण तबके के बच्चे हैं, वो स्कूलों में पढ़ते, सरकारी स्कूलों में, एक आस होती थी कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और अध्यापक लगे, क्लर्क लगे, इन स्कूलों में ही एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन इस सरकार की जो पॉलिसी है शिक्षा को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो पहले अध्यापकों की पोस्ट सरप्लस कर दी, फिर उसके बाद स्कूल मर्ज कर दिए गए, यानी शिक्षा से वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। और दूसरी बात, स्वास्थ्य की सुविधा की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़रूरी है, हम अपने नरवाना की बात करें तो 2,07,000 प्लस हमारे वोट हैं और किशोरों की और बच्चों की जनसंख्या देखें तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन एक स्वास्थ्य सुविधा का अगर हम बात करते हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल की बात करें, उसकी हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। इतनी खस्ता है कि 42 में से सिर्फ 6 पदों पर ही डॉक्टर्स हैं, 36 पद रिक्त पड़े हैं। 9 साल के कार्यकाल में इस सरकार से सुविधाएं नहीं दी गई। स्वास्थ्य सुविधाएं जो सबसे अहम पॉइंट है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है संविधान के अनुसार काम करने की।
संविधान में नीति निर्देशित सिद्धांतों में ये क्लियर किया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़कों की सुविधाएं प्रदान करे, मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पूरी करे। लेकिन ये सरकार, हम जिस भी मुद्दे को देखते हैं उस पर असफल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हमने बात की, हम रोड की बात करते हैं, जब हम व्हीकल खरीदते हैं, साधन लेते हैं तो रोड टैक्स पे करते हैं। सरकार का काम है सड़कें बना कर देना, लेकिन ये सरकार टोल लगा लगा कर नए रोड बना रही है ताकि और ज़्यादा टैक्स आम जनता की जेब से वसूला जा सके। मैं अभी 4 दिन पहले ही, मेरे पास भी कोई फेसबुक पे देखते देखते एक गडकरी जी का बयान देख रही थी मैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास 1000 करोड़, लाख करोड़ पैसे की कोई कमी नहीं है, मैंने 42 हाईवे और नेशनल हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। हमें नहीं चाहिए, जनता को नहीं चाहिए इतने हाईवे। इतने हाईवे का मतलब है इतने ही ज़्यादा टोल और उतना ही ज़्यादा आम जनता की जेब पर बोझ। ये ना इस तरह की व्यवस्था होगी तो ना प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जनता को, ना मुख्यमंत्री की, क्योंकि ये सुविधाएं तो देना सरकार का काम है। ये यहाँ भी फेल हैं। प्रॉपर्टी आईडी की हम बात करें स्टेट लेवल पर, उसमें बहुत घपले चल रहे हैं, उसके नाम पर भी ठगी की जा रही है। पानी तक के बिल आने लगे हैं। बिजली के बिल की बात करें, वो 2 महीने का करके उसकी बढ़ा दी जाती है यूनिट, ताकि उसको भी कई ज़्यादा गुना वसूला जा सके आम जनता से। टैक्स की हम बात करें, जीएसटी है, तमाम तरह के टैक्स, इस तरह की पाबंदियाँ जनता पर लगा दी गई हैं कि घुटन महसूस होने लगी आम जनता को भी। और सुमन बेदी ने भी दम घुटता हुआ महसूस किया। इसलिए मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के इतिहास से हम परिचित भी हैं। और हरियाणा में जो 10 साल का शासन रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उनके नेतृत्व में हर वर्ग की सुनवाई होती थी। जब भी किसी की कोई मांग रखी जाती थी वो पूरी करने का काम किया जाता था। तो वो काल बहुत ठीक ठाक से सही था। 10 साल में और तकनीक के कारण बदलाव आते अच्छा होता। उनके नेतृत्व में आज हरियाणा में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों की आवाज़ है कि बीजेपी के हाथ में सत्ता नहीं रहनी चाहिए। आवाज़ है और निश्चित तौर से बदलाव भी आएगा नरवाना के लोगों के भले के लिए। मैंने भी विचार बनाया कार्यकर्ताओं के और अपने हल्के के लोगों के विचारों को मानते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं भाजपा को छोड़कर, क्योंकि जिस पार्टी में रहकर आप हल्के का विकास नहीं कर सकते, प्रदेश का विकास की उम्मीद नहीं कर सकते, उसको छोड़ने में ही भलाई है। महिलाओं की हम बात करें, हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की हमारी बेटियां, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में, विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया, उनके साथ अन्याय हुआ। उनको अपने न्याय पाने के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। वहाँ पर भी उनके साथ बदसलूकी की गई और न्याय की उम्मीद हम फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नज़र ही नहीं आ रही। ऐसे गुंडागर्दी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बचाने की ये सरकार कोशिश कर रही है, जो महिला विरोधी है। ये सरकार महिला विरोधी है। मजदूर और किसान के हित में कोई विचार इनके मन में नहीं आता। इन्हें स्वार्थ की राजनीति करनी है। महिला पहलवानों के साथ जो सुलूक हुआ, इतने दिन तक धरना दिया, उनसे भी पूरे प्रदेश और देश के लोगों का मन भाजपा से मुड़ चुका है, मोह भंग हो चुका है। जिस तरह का इन्होंने भ्रम जाल फैलाया था कि देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो स्थिति अब क्लियर हो चुकी है। मुझे ही नहीं, प्रदेश और देश के लाखों करोड़ों युवाओं को समझ आ चुका है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। पूंजीपतियों की पार्टी है, कुछ लोगों तक ही सारा लाभ सीमित रखना चाहते हैं। आम जनता के हित में कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं महिला आयोग की सदस्य भी रही। मैंने महिलाओं की बढ़ाई के लिए, कि महिलाओं की भलाई के लिए क्या किया जा सकता है, वो भी हमने सरकार को रिकमेंड किया। घोषणाएं हुई, लेकिन धरातल पर अमली जामा किसी योजना को नहीं पहनाया गया। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमने कहा कि मैंने रिकमेंड किया था कि जो थाने हैं उनमें व्हीकल नहीं है। महिला की शिकायत पर पुलिस कर्मचारी पहुंच नहीं पाते तो इनको गाड़ियां दी जाएं। लेकिन कमाल की बात यह कि हरियाणा के पैसे को इतनी महंगी गाड़ियां लेकर देने की क्या जरूरत थी? उसका विकल्प भी तो हो सकता था, गाड़ी चाहिए। लेकिन आपने, इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मनोहर लाल की सरकार ने इतनी महंगी गाड़ियां लेकर दी है। वो हरियाणा का पैसा था जो फिजूल कहीं खोया है। इनोवा गाड़ियां लेकर दी है, उसकी जगह जिप्सी या स्कॉर्पियो या कोई और चीज़ भी हो सकती थी, अन्य विकल्प भी थे। लेकिन हरियाणा के पैसे को भी बाहर बर्बाद किया गया है। और अभी तो ये इनका जैसे जैसे चुनाव आएगा, इनके मुद्दे और गरमाएंगे, क्योंकि सेंटर में इन्हें धर्म की राजनीति करनी है और स्टेट में जाति की।
हमारा देश एक बगीचे की तरह है, हमेशा से हर धर्म और जाति के लोग आपस में मिलजुल के रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, त्योहार तीज त्योहारों में हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज ऐसा माहौल बना दिया गया, इतनी अराजकता फैला दी गई कि हर व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है। महंगाई की बात हो तब भी वही मुद्दा है कि आम जनता की जेब में पैसा नहीं छोड़ना, नियम ऐसे लागू कर दो कि कोई बचकर भी ना निकल पाए। गरीब, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सब दुखी हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी उठाए, उसके भविष्य के लिए काम करे। लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। जिन मुद्दों की वजह से मैंने इस पार्टी को छोड़ने का विचार बनाया, हमने आप सबने देखा, मीडिया ने बहुत क्लियरली पूरे देश को दिखाया। यूपी में जो मनीषा वाला हाथरस कांड था, उसमें किस तरह से दरिंदों को बचाकर रात को अंधेरे में एक बेटी का अंतिम संस्कार करवाया गया, जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म का राग अलापने वाले लोगों को साफ दिख रहा था कि ये गलत है। हिंदू धर्म में कहीं भी रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, सारा देश देख रहा था। मैं उस टाइम आयोग में थी, मैंने राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी को भी अपने आयोग की तरफ से लेटर लिखा कि ये गलत हो रहा है, इन अधिकारियों पर भी और इन अपराधियों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पूरे देश के सामने रात के अंधेरे में सबूत मिटाए गए, संस्कार कर दिया गया। इतना अन्याय इस राज्य में हुआ है बेटियों के साथ भी कि जिसकी कल्पना करते ही, जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक बदलाव की ओर अब देश चल पड़ा है। कर्नाटक बदलाव से, चुनाव से सब रिजल्ट सामने आने लगे हैं। हरियाणा का तो हाल, बीजेपी का हाल हरियाणा में तो उससे भी बदतर होगा, क्योंकि यहाँ तो इस सैकड़े का जो दहाई का आंकड़ा है वो भी पार नहीं कर पाएंगे। पिछली बार इन्होंने नारा दिया कि 75 पार, लेकिन अब की बार ये यमुना पार ही रहेगी।